अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 92 बी स्टार्ट करते हैं जी। इसके अंदर हम इंशाल्लाह, खामोश हो जाएं प्लीज़। ओ भाई चुप कर जाओ, और जीबी वाले चुप कर जाओ। हम इंशाल्लाह टेस्ट नंबर 11 हुआ है अभी रिसेंटली, टेस्ट 10 इससे पहले हुआ है, और MCQs IS 33 के। ये कोशिश करेंगे 1 घंटे सवा घंटे के अंदर ये काम हो जाए। थोड़ा सा ही काम है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। जी बेटा, किसके बेटा वो भी करवाने हैं? वो कोई छोड़ तो नहीं देने हमने, वो चॉइस में थोड़ी छोड़ दिए। मेरे को आउटों की तरह थोड़ी मैं कोई चॉइस जी। करेक्शन ऑफ एरर की भी करवा दूंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। घर जाने से पहले सब करवा के भेजूंगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, नहीं पेपर देने से पहले तो मेरे से तो चले जाओगे ना। मेरे से जाने से पहले मैंने सब करवा के भेजना है, उसके बाद वाला तो फिर मेरा जिम्मा तो नहीं है। नहीं संडे को क्यों हम? अच्छा जी बेटा, संडे को क्लास रखने से ना पिछला हफ्ता और अगला हफ्ता वो सारा ही ख़राब होता है। बहुत मजबूरी में आखिर में जाके एंड पे एक आधी रख लेंगे अगर रखनी पड़ी तो, ठीक है जी। टेस्ट 11 आप लोगों के पास है या नहीं है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन छोटा सा था, ये डिस्कस कर लूँगा मैं। वैसे साकिब या दानिश बैठे हैं, नहीं तो उन्हें बुला लें, उन्हें कहें टेस्ट बच्चों को दे दें। अच्छा जी, कैलकुलेट करनी थी, छोटा सा टेस्ट दिया था मैंने, 7 नंबर। ये 6 को मैंने 7 कर दिया था, 6 नंबर का वैसे सवाल बनता था। मैंने कहा चलो यार ज़रा बच्चों को 9 नंबर नज़र आए, 8 ना आए, ऐसे ही 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया ज़रा तसल्ली के लिए आप लोगों की। पेपर में भी ऐसे ही होता है, ICAP के अंदर मुश्किल सवाल भी होते हैं, आसान भी होते हैं। प्रॉफिट, अच्छा EPS निकालनी है बेसिक, और EPS बेसिक का कंपैरेटिव भी निकालना, ठीक है जी। और डायलूटेड EPS निकालनी है, लेकिन उसका कंपैरेटिव उन्होंने कहा है नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है जी। तो बेसिक EPS का फॉर्मूला क्या होता है जी? हाँ वो मैं लिखूंगा नहीं, बस अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड करते होते हैं हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से। अब सवाल पढ़ते हैं। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंड, एक तो ये जो था ना 30 सितंबर 9 था, 30 सितंबर वाला ईयर एंड ये बड़ा परेशान करता है। वॉज 15 मिलियन, 15 मिलियन। कोई और एट यकम अक्टूबर 8, यकम अक्टूबर 8 कौन सा दिन होगा? इस साल का पहला दिन, इस साल का पहला। यकम अक्टूबर 8 से 30 सितंबर 9 तक हमारा साल बन रहा है, ठीक है। यकम अक्टूबर 8 से 30 सितंबर 9, ठीक है जी। अच्छा, एट यकम अक्टूबर 8 कंपनी हैड इन इशू 36 मिलियन शेयर्स एंड 10 मिलियन 8% कन्वर्टेबल लोन नोट्स। अब ये इक्विटी शेयर्स का कह रहा है, खामोश है तो इक्विटी शेयर इररिडीमेबल अज्यूम नहीं करने लग जाना, रिडीमेबल ये ऑर्डिनरी इक्विटी है, ठीक है ना। कि जी ये इक्विटी के अंदर तो इररिडीमेबल भी हो सकते हैं, भाई इररिडीमेबल होते तो बता देता वो, ठीक है। नॉर्मल इक्विटी बताई गई है, और कन्वर्टेबल लोन नोट्स हैं। ये तो शेयर्स होते ही नहीं, ये तो डायलूटेड में यूज़ होंगे। द लोन नोट्स विल मैच्योर इन 2010, अभी 9 पे नहीं होने, इसका मतलब 30 सितंबर 9 पे खड़े होकर नहीं होने। एंड विल बी रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड एट पार मतलब इशू भी पार फेस वैल्यू पे करते हैं, आपके सिलेबस में मैंने कहा था रिडेम्पशन भी फेस वैल्यू पे होती है बहरहाल। और कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 25 शेयर फॉर ईच 100 रुपीज ऑफ, 25 शेयर्स मिलेंगे 100 रुपये लोन नोट्स के बदले, एट लोन नोट होल्डर्स ऑप्शन। उनका ऑप्शन है कि वो पैसे ले लें, उनका ऑप्शन है वो हर 100 रुपये के लोन नोट के बदले 25 शेयर्स ले लें। अच्छा चलें, अब यहाँ तक बात देखी तो हमें अभी तक, हम जो बेसिक EPS निकालने चले हैं, हमें अभी तक रेलेवेंट चीज़ क्या मिली है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 मिलियन, 36 मिलियन इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स इनको कहेंगे अभी तक, और ये जो लोन नोट्स हैं ये बेसिक EPS में यूज़, चाहे कन्वर्टेबल हैं, कन्वर्ट तो नहीं हुए, कन्वर्ट होगी जो चीज़, जो शेयर्स बन चुके हैं, जो शेयर्स हैं वो बेसिक EPS में आते हैं, और जो शेयर्स बनेबल होते हैं, बनेबल, ठीक है, बन सकते हैं जो शेयर्स,
वो आते हैं डायल्यूटेड ईपीएस में। जो शेयर्स बन जाते हैं वो डायल्यूटेड ईपीएस में नहीं, वो बेसिक की कैलकुलेशन में आते हैं। अच्छा जी, द लोन नोट विल मेच्योर इन, अच्छा ये तो हो गया सारा लोन नोट की कहानी थी। अच्छा हाँ, ये रहा यकम जनवरी 9, अब ये हमारे साल के बीच में ही आ रहा है, इसके दरमियान में ही आ रहा है। ठीक है, यकम जनवरी 9 पे क्या हुआ है जी, बेटा मेड अ फुली सब्सक्राइब्ड राइट इशू, लो जी राइट इशू आ गया, ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। अब ये बेसिक ईपीएस में आएगा। ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ, ये इशू प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बेटा इमीडिएटली बिफोर इशू वाज 3.8। ये डायल्यूटेड ईपीएस में यूज होना है। मैं येलो हाईलाइट कर ही नहीं रहा अभी चीज़ों को। ठीक है, येलो हाईलाइट मैंने सिर्फ बेसिक वाली चीज़ों की है। भाई बेसिक ईपीएस निकालते हुए क्या आपको ये प्राइस चाहिए होती थी? नहीं चाहिए होती, नहीं चाहिए जी, चाहिए होती थी। बेसिक ईपीएस में वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हुए आपने रिवर्स जब जाना है तो आपको राइट इशू का वो फ्रैक्शन चाहिए होता था। क्या हो गया आप लोगों को? इशू के पहले मार्केट प्राइस, एवरेज मार्केट प्राइस वो कितनी थी, और अर्निंग्स पिछले साल की 0.35 है। ये पता नहीं क्यों दी है उसने। अच्छा, ना प्रॉफिट दिया पिछले साल का, ना शेयर्स वगैरह बताए, तफसीलें बताई, लेकिन कंपैरेटिव्स वाली बेसिक ईपीएस मांगी हुई थी। मतलब वो जो और करता था यहाँ पे वो और नहीं है, यहाँ पे वही तरीका था वाहिद। ठीक है, चलो जी सवाल शुरू करते हैं। तो इसका मतलब कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ₹15 मिलियन है बोलो, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इसके लिए वर्किंग 1 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालने हैं ना जी, कि नहीं निकाल लें, इजाज़त है? अच्छा, नो कहते हैं नो, वर्किंग 1, डेट, बातें मत करो अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो सारे हैं यहाँ पे, तुम्हें पता है, मैंने इसे तो अब्दुल्ला बोला, कोई तो अल्लाह का बंदा बोल रहा है, उसे कह रहा हूँ चुप कर जाओ। डेट, डिस्क्रिप्शन, बोलो बोलो, तुम भी अब्दुल्ला ही हो। अच्छा जी, न्यू शेयर्स कोई इशू नहीं हुए, सिर्फ राइट इशू हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस, भाई एक ही दफ़ा लिख लेते होते हैं। हालांकि मैंने जो सोल्यूशन भी आपको दिया था उसमें मैंने ऐसे लिखा था, मंथ का फ्रैक्शन अलग और फिर दूसरा जो फैक्टर होता है वो अलग, लेकिन आप फ्रैक्शन लिखा करें बस। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, जी जी ऑर्डिनरी शेयर्स ही होते हैं। ठीक है जी, भाई की फरमाइश के ऊपर हम लिखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या करें अब, जान दे यार। अच्छा जी, यकम अक्टूबर 2000 देख के आते हैं, 8-10 वाले, कुछ ध्यान भी दिया करो यार, वैसे ही टाइम पास करने क्यों आते हो? यकम अक्टूबर, मुझे नज़र नहीं आ रहा किधर है, मैं देख के बताऊँ किसको कह रहा था, अब बताऊँ, हाँ किधर है, किधर है, किधर किधर, हाँ इस तरह ध्यान दिया करो। ठीक है, आवाज़ आ रही थी तस्वीर, असल में अपनी जगह से हट गया ना, इस मेरी सारी केमिस्ट्री खराब, 2 क्लासें इकट्ठी की हुई हैं इधर वाले उधर गए, उधर वाले इधर आए हुए हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस, नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग कितने पड़े हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग कितने पड़े हैं, हैड इन इशू 30 सितंबर पे इन इशू, यकम अक्टूबर पे इन इशू थे, तो पहले दिन का बता रहा है 36 मिलियन। ठीक है जी, हम मिलियंस में सवाल कर रहे हैं तो 36 लिखें। उसके बाद ये उठा लिया मैंने, ये 36 उठा लिया मैंने। अब ये राइट इशू येलो हुआ है, इसकी कहानी हमने देखनी है। ठीक है, राइट इशू आ गया जी, और आया है यकम जनवरी 9 पे, 1/1/9 राइट इशू, वर्किंग है बस, RI लिख लो। लेकिन ये जैसे ही आना है इसको फ्रैक्शन पहले लगा दें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12, 3/12। अब ये शेयर्स निकलेंगे, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी उसके बाद, तो वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं हम राइट इशू के लिए जी, बिफोर न्यू आफ्टर,
कोई नया काम नहीं है, पर्चे में भी कोई नया काम नहीं होता। अंग्रेजी शंग्रेजी कर मारी हुई भी हो तो परेशान नहीं होना, नर्व्स को कंट्रोल रखना है, जो पढ़ा हुआ है उसी में से ही सवाल बना होता है। ठीक है जी। 1 न्यू शेयर दिया है हमने फॉर एवरी 4 हेल्ड, तो हर 4 शेयर वाले को, तो बिफोर राइट इशू 4 थे, 1 न्यू, तो आफ्टर 5 हो गए। तो बैलेंसिंग पता है आपको क्या निकला होगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगली बात, इशू कितने पर किए हैं? राइट इशू किया है फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 2.8 और प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू 3.8, तो 4 शेयर्स को रखोगे 3.8 पर, 1 को रखोगे 2.8 पर जी। 4 इंटू 3.8 जी 2, और 2.8 को इंटू 1 करेंगे तो मैं बताता हूँ क्या आएगा। ये तो टोटल हुआ पड़ा है, अब इधर भी टोटल करो, एग्जैक्ट 18 आ गया। और जब इसको आपने 5 से डिवाइड किया तो 3.6। अब आपका फ्रैक्शन ये पड़ा है, लेकिन वो वापसी पे फिलहाल तो जा रहे हैं आगे। तो राइट शेयर्स वाले कितने शेयर्स हैं? तो 36 बिफोर से करो डिवाइड 4, न्यू से करो मल्टीप्लाई, आंसर विल बी 9। और अब टोटल करो 45। अब इस पे फ्रैक्शन लगाओ, और कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ। अब ये 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 9 महीने आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 9/12। ठीक है जी। अब राइट इशू है, ये शेयर्स तो आफ्टर राइट इशू हैं, इनको भी आफ्टर राइट इशू बनाना है और बोनस एलिमेंट सिर्फ लेना होता है, लेकिन उसका हमने हल निकाला हुआ है। हम ऊपर वाले को ऊपर रखते हैं, नीचे वाले को नीचे रखते हैं, और आंसर हमारा आ जाता है 3.6। जी बोले 9.9.5 और इधर 45 का 9/12 33.8। अब कोई एक तरफ चल पड़ो, पहले 34 लिखा है तो और तरफ चल पड़े जी। 43 अच्छा 9 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 43.3 मिलियन शेयर्स, 43.3 मिलियन शेयर्स वर्किंग 1 से। अब बेसिक ईपीएस बता दो 0.35, ये है जनाब 2009 की बेसिक ईपीएस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका था 1 नंबर, ऐसी बात नहीं है, इस वर्किंग के भी तो मार्क्स थे ना, इस वर्किंग के थे 2.5 मार्क्स। ठीक है ना, यानी कि आपको इस फॉर्मूला लगाने के मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर अखीर हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर ये 36 को 3/12 किया, इसको 3.8/3.6 किया, ये जो आंसर आया है 1 नंबर तो इसका हो गया सीधा सीधा ही। ठीक है ना, बल्कि इसका 1.5 नंबर बनता है, इस पर 2 फ्रैक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, और अगले वाले का भी 1 नंबर। तो बहरहाल ये 2.5 आ गए। यहाँ पे हम मार्किंग स्कीम भी लगाते जाए ना साथ साथ। चल नेक्स्ट, अगला काम क्या करना था जी, इसका डाइल्यूटेड भी निकाल लेते हैं। पहले तो मैं तो कहता हूँ पहले इसका रीस्टेटेड वाला भी निकाल लें। ठीक है, जो बेसिक ईपीएस 2008 वाली है जिसको हमने रीस्टेट करना है वो भी निकाल लेते हैं। अब हमें पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है, बल्कि पिछले साल की ईपीएस है सिर्फ, इत्तफाक से वो भी 0.35 है। इत्तफाक से 30 सितंबर 8 की ईपीएस कितनी है? 0.35। सेम आ गई ना वैसे, लेकिन अभी सेम नहीं रहेगी, हम नहीं सेम छोड़ेंगे। ठीक है, अब इधर भी अज्यूम करो शेयर्स थे। अब ये जो फ्रैक्शन लगा होता है इस वर्किंग में, राइट शेयर इशू हुए थे, ये फ्रैक्शन को यहाँ पर उल्टा देना है, रुपीज़ है ना। ठीक है, 3.6 डिवाइड बाय रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या चीज़ उल्टाया क्यों है? हम और के साथ यही तो करते थे। यह ऑप्शन होता था
पिछले साल की अर्निंग्स हों डिवाइड बाय पिछले साल के शेयर्स हों, तो वहाँ पर तो फ्रैक्शन एज इट इज़ उठाकर लगा देते थे। लेकिन अल्टरनेटिव वे आपको बताया था कि अगर कभी पिछले साल की ईपीएस से आपको रीस्टेटमेंट करनी पड़े तो फिर चूंकि वो बटा पे पड़ा हुआ फ्रैक्शन होता है ना, जब वो ऊपर आ जाता है तो फिर फ्रैक्शन उलट जाता है। कुछ ऐसी बात की भी थी मैंने क्लास के अंदर, इतनी सी बात सिर्फ याद रखिएगा बस फिलहाल तो। अब कि अगर तो पिछले साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय पिछले साल के शेयर्स होते वेटेड एवरेज, तो हम इधर मल्टीप्लाई इधर फ्रैक्शन एज इट इज उठाकर लगाते 3.8 डिवाइड बाय 3.6। लेकिन चूंकि हमारे पास वो शेयर्स नहीं थे बल्कि हमने आंसर ईपीएस रुपीस के ऊपर अब ये रीस्टेटमेंट करनी है, तो मैंने कहा था यही फ्रैक्शन इधर रेसिप्रोकल करके लगा दोगे, आंसर वुड बी सेम। अब वो चेक होता था उन सवालों में जिनमें मैं और करके लिखता था। आज चेक नहीं हो सकता कि आपका सवाल का जवाब सही है नहीं, बस आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि जो आपने किया है यही होना होता है और ये सही ही आंसर देगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखो जी अब ऐसे काम के ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ठीक है जी, कितने नंबर हो गए? 5 हो भी गए, सिर्फ 2 नंबर रह गए। ओह नो, चलो कोई नहीं। डायल्यूटेड ईपीएस, अच्छा अब मैं आज वो तफसीली वर्किंग नहीं कर रहा, आपको मैंने बहुत दफ़ा करके क्यों दिखाई थी, छोटे छोटे सवालों में भी जहाँ ज़रूरत नहीं थी। मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ने कहा भी था इधर से कि सर क्यों कर रहे हैं ये काम जी। हाँ रैंकिंग ये वो एक ही है ना, तो पर्चे में टाइम बचा लेंगे, पर्चे में फॉर्मेट भी सेम कर लेंगे। वो उस पुराने वाला शुरू वाला पहले दिन वाला जिसमें बेसिक के अंदर बस एक ऐड करना होता था, तो अगर एक ही आए तो ऐसे डायरेक्ट कर लिया करो, टाइम बचा लिया करो। ठीक है, हाँ लेकिन आपको प्रैक्टिस करवाई थी मैंने, एक दिन 2 सवाल ऐसे किए थे, फिर उस दिन होमवर्क में भी आपने सवाल किया है, उससे पहले दिन में किया था, थोड़ा सा पक्का हो गया क्योंकि एक आधे वाला मुश्किल लिया है, 2-3 तो आने चाहिए, मज़ा तो तभी आता है। ठीक है, अच्छा अब डायल्यूटेड ईपीएस जो है इसमें सबसे पहले तो आपने लिखना होता है बेसिक वाला मामला सारा। तो ये भाई ध्यान से ज़रा 2009 की बेसिक से 2009 की डायल्यूटेड निकालना, ये मैंने पहले लिख दिया, इससे परेशान ना हो जाना, अभी वापस आ गए अपने 2009 वाले साल में। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे अगर ये लोन नोट्स कन्वर्ट हो जाएं तो क्या होगा। अब देखो ये ₹10 मिलियन 8% कन्वर्टेबल लोन नोट्स हैं, उन्होंने रुपीस में ही बताया हुआ है। ठीक है, और ये लोन नोट्स मैच्योर होंगे 2010 में, रिडीम हो सकते हैं एट पार, यानी कि पैसे वापस मिल सकते हैं, या कन्वर्ट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 25 शेयर्स फॉर एवरी 100 लोन नोट्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कन्वर्जन आ गई है। टैक्स रेट भी हमें गिवन है 25%, तो ये ग्रीन अब हम बेसिक डायल्यूटेड ईपीएस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इन लोन नोट्स को अज्यूम करें कि इश्यू हो जाएंगे, तो इससे हमें इंटरेस्ट सेविंग जो मिलेगी वो न्यूमरेटर में ऐड हो जानी है और जो शेयर्स बढ़ेंगे वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाना है। तो छोटी छोटी 2 वर्किंग्स और करनी पड़ेंगी हमें। कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं ताकि तस्वीर बाद में। वर्किंग नंबर 3 बनेगी, वर्किंग 3। हाँ जी, पहले शेयर्स बता दो। वो कह रहा है कि जी अगर आपने अज्यूम करना है कि लोन नोट्स हो रहे हैं रिडीम, तो हर लोन नोट कितने रुपए के बदले, 100 रुपए के लोन नोट के बदले आपको 25 शेयर्स मिलेंगे। अब टोटल अमाउंट कितनी थी, 10 मिलियन। ठीक है, तो 10 मिलियन से आपने डिवाइड किया, ₹10 मिलियन को आपने डिवाइड किया ₹100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या आता है, तो 2.5 मिलियन शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे। वर्किंग 3 ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये कन्वर्जन आप अज्यूम कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम इंटरेस्ट भी तो सेव होगा, यानी इस ₹10 मिलियन के ऊपर आपको कितने % इंटरेस्ट देना पड़ना था, किधर गया ये 8%। ठीक है, लेकिन 8% तो टोटल इंटरेस्ट सेविंग है, टैक्स रेट गिवन है और ये लोन नोट्स हैं, इसको 75% करो, आंसर क्या है 0.6 मिलियन रुपीस। आंसर बता दो 0.34। इसका एक नंबर रख लो और इन 2 वर्किंग्स का भी 0.5 रख लो। कितने हो गए नंबर, पूरे हो गए 7। चलो जाओ, गो एंड किल द वेव्स। नहीं मतलब एक सवाल हो गया है, एक टेस्ट ही हो गया डिस्कस, बल्कि आगे तो 2 MCQs हैं, तो इसकी पिक्चर जो लेना चाहें वो ले लें। मैं पहले लिख दूं, ये क्या है जी,
ये टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी। चलें आगे। Which two of the following situations would require prior year adjustment as per IAS 8? हाँ जी, changing deduction method from straight line to reducing balance in respect of a building held for last 10 year। ये तो change in estimate है, prior year adjustment नहीं चाहिए। Changing measurement model for investment property from cost model to, इसके लिए prior year adjustment चाहिए होती है क्योंकि ये क्या है, change in policy है। चेंज इन पॉलिसी हो तो जब से पॉलिसी जो पुरानी अप्लाइड है अज्यूम करते हैं वहाँ से ही नई अप्लाई करनी है कि वहाँ से अप्लाइड है तो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना पड़ता है, तो इसलिए प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, इफ़ रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है करनी पड़ सकती है। वो कह रहा है कहाँ कहाँ, हमने कहा जी पहले में तो चूँकि चेंज इन एस्टीमेट है और चेंज इन एस्टीमेट में आपने प्रायर ईयर में जाके कुछ नहीं करना होता, आप सिर्फ करंट ईयर और फ्यूचर को फिर अगर ज़रूरत है तो सही करते हैं, इसलिए पहले केस में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ अ मटेरियल अंडर स्टेटमेंट फाउंड इन लास्ट ईयर्स क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ड्यू टू इनकरेक्ट फार्मूला इन, हाँ पिछले साल की कोई गलती पकड़ी गई है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रायर ईयर एरर। तो अगर प्रायर ईयर एरर है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। जब करेक्ट करना है तो जब से वो एरर आ रहा है तब से चीज़ों को सही करके लाना पड़ेगा, इसका मतलब प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 20 फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बाय एनआईटी फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब ये ना एडॉप्शन या एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये तो एडॉप्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो ये भी प्रायर ईयर। प्रायर ईयर क्या मतलब, पहले कोई थी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो चीज़ ही पहली बार आ रही है। ठीक है, तो प्रायर ईयर को एडजस्ट नहीं करना होता। एक ऑप्शन ठीक हो तो 0.5 मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, ना मिले तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा खुद, हाँ बता रहा हूँ चेकिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हाँ जी, क्या चीज़ चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंजिंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल फॉर PPE फ्रॉम कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन। ये तो नहीं है, नहीं है सर, है नहीं है, नहीं वाले भी हैं, है नहीं है। अच्छा एक मिनट, है ये चेंज इन पॉलिसी, हाथ खड़ा करें, ओके हाथ डाउन कर लें। ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, वो हाथ खड़ा करें। ये अकाउंटिंग पॉलिसी का, तुम दोनों में तुमने हाथ नहीं खड़ा किया, पहले पे किया, श्योर ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, वो वाले हाथ खड़ा करें। हाँ, क्यों नहीं है मेरे दोस्त? देखो, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, लेकिन इसको ट्रीट IAS 8 के तहत जिस तरह से करते हैं वो नहीं करना, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या एप्लीकेशन नहीं करनी। ये ट्रीट वैसे करना है जैसे हमने IAS 16 में सीखा था। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि IAS 16 का कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है, लेकिन IAS 8 कहता है ये IAS में मेरे अंडर ट्रीट नहीं होगा, ये ट्रीटेड अंडर IAS 16 है। अब अगर यहीं पर लिखा होता विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड अंडर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8, तो फिर शायद आप इसको क्रॉस कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अच्छा आगे, चेंजिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम FIFO टू EFCO, ये तो है ही, यानी कि दोनों सही हैं। सी ऑप्शन वाज द करेक्ट, बोथ आर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, चलें जी, टेस्ट 11 हो गया, टेस्ट 10 पे चलें। नींद आ, सो जाओ।
बेटा रेशियोज का एमसीक्यू इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि ये जल्दी हो जाएंगे, तो कुछ हो जाए ना, ज़रा तसल्ली हो जाती है, फिर जो रहता है वो तो करना जो है। होपफुली फिर कल फिर मिल लेंगे, नहीं तो फिर अगले वीक में मिल लेंगे, कोई मसला नहीं। और एमसीक्यूज वगैरह ही करना है, छोटा मोटा काम है, रिवीजन भी हो जाती है एमसीक्यूज में, ये फ़ायदा होता है जी। हाँ बेटा IS 40 कहता है आप चाहो तो ईयर एंड पे कॉस्ट मॉडल पे रहो, चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रहो। आपने IS 40 की पहली बार बात मानी थी और कॉस्ट मॉडल पे रख लिया था, आगे चल के आपने कहा नहीं यार मैं तो फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना चाहता हूँ, तो जा सकते हो। लेकिन फिर IS 8 आगे बढ़ के कहेगा भाईजान ये चेंज इन पॉलिसी है, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा, नोट छोट बनाना पड़ेगा, रीस्टेटेड लिखना पड़ेगा, ये सब कुछ करोगे, कर बेशक लो। IS 14 तो ऑप्शन दिया है जो मर्जी करो, ठीक है ना। IS 16 इससे डिफरेंट है। IS 16 में वो कहता है कॉस्ट से रिवेज मॉडल पे गए हो, बिल्कुल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन मेरी तरह ना हो, जो वो कहता है वैसे ही कर लो। और उसने जो कहा था वो हमने देखा हुआ है, सीखा हुआ है। उसमें हम रिट्रोस्पेक्टिवली चीज़ों को सही नहीं करते, हम प्रोस्पेक्टिवली ही चलते हैं। ओके, टेस्ट नंबर 10। ऑरेंजेस लिमिटेड इज अ कंपनी ऑपरेटिंग इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अच्छा जी, रेशियोज के तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लेकिन करेक्शन ऑफ एरर के एमसीक्यू कोई आए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं उनमें से देख लूंगा, कोई 2-4 करवाने वाले हुए तो कर लेंगे। Oranges Limited is the company operating in entertainment industry. The following draft extracts from statement of comprehensive income and statement of financial position have been presented to you together with additional information that has not yet been taken into account. अच्छा ही हो गया, ये सेट भी रिवाइज हो जाएगा आज सारा ही। और कोई पता नहीं है इसके बाद मैं आपको वो एंट्रीज की तरफ डाल दूं, एंट्रीज हम कर ही लें आज, इस सवाल में तो करनी पड़ेंगी। जब इस सवाल में करवाऊंगा तो फिर सारे सवाल ही ओपन कर लेंगे, वो रहता था ना, उधार था। लेकिन ये है कि आपके ये जो 3 नंबर हैं ये नहीं है, यानी कि इसमें इस टेस्ट के नंबर ही 20 रख लेंगे हम, ठीक है ना, उसका कोई असर नहीं डालेंगे हम, ये जो एंट्रीज थी, क्योंकि ये आपको करवाई नहीं गई थी। अच्छा चलें, छोड़ें, काम अपना शुरू करते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, फिर बैलेंस शीट के अंदर पीपीई के अंदर अलग अलग दे दिया आज उसने, मशीनरी और इक्विपमेंट। रिटेन्ड अर्निंग्स हम खड़े 2003 में हैं, 31 दिसंबर 2003। अगर हम चेंज इन इक्विटी बनाना चाहेंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 31 दिसंबर 2003 होगा या 31 दिसंबर 2002 होगा? जी नहीं, 31 दिसंबर 2001 होगा, जो कि 1 जनवरी 2 का ओपनिंग भी बनना है। तो हमें चाहिए ही यही बैलेंस होता है, कई बार ये बात की थी और वो गिवन था, अगले हमें चाहिए भी नहीं होते, चाहे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, आपने उससे परेशान थोड़ा ही होना। उसने हमसे कहा है चेंजेस इन इक्विटी बनाओ, रिटेन्ड अर्निंग कॉलम चेंज इन इक्विटी में बनाओ। अब हमें पता है अगर हम 3 में खड़े हैं तो चेंज इन इक्विटी जो है वो 3 और 2 की बननी है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका 1 जनवरी 2। रिटेन्ड अर्निंग्स हमें चाहिए 1 जनवरी 2 की, जो 31 दिसंबर 1 का क्लोजिंग होगा वही 1 जनवरी 2 का ओपनिंग होगा। यही हमें चाहिए होती थी, अगली 2 तो हम उठाते ही नहीं, तो हम निकालते थे खुद से। चल अगली बार मैं यही करूंगा ये सवाल। नाउ रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। मशीनरी के बारे में कहता है एडिशनल फॉर्मेशन में, ड्यूरिंग X3 कंपनी चेंज। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात भी थी, रेजिडुअल वैल्यू। खैर आपने जो किया सो किया, मैंने तो सिखाना है, ठीक है। थोड़ी ज्यादती हो जाती है कभी कभी टेस्ट के अंदर, कोई बात नहीं, वो भी एक क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है कि पढ़ाया उस्ताद ने, थोड़ा सा उससे आगे पीछे पर्चे के अंदर आ गया तो कुछ हाथ पांव मारने भी आने चाहिए। क्लास में तो जो आया है वो तो समझा के ही घर भेजना है, पर्चे में जो आना है वो तो रिजल्ट भी समझ आना है, फिर अगर कोई गड़बड़ होनी है तो इसलिए थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए, कभी कभी सरप्राइज मिलता रहता है आप लोगों को। ड्यूरिंग X3 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कॉस्ट ऑफ एन नहीं ऊपर, ड्यूरिंग X3 कंपनी चेंज द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इस मशीनरी फ्रॉम 5 to 10। एक तो ये चेंज इन एस्टीमेट है, और आगे और भी, चेंज द टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ फ्रॉम 10 to 15। जी बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट है
और एक टाइम पे 2 भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लाइफ भी 10 से 15 पे चलेगी, रेजिडुअल वैल्यू भी 5 से 10 होगी। एसेट बड़ी अच्छी नस्ल का निकल आया था, चीज़ें बढ़ गई हैं, लाइफ भी बढ़ गई, रेजिडुअल वैल्यू भी बढ़ गई है, देखा हमने, ठीक है, हो गया बस, ठीक है। द मशीनरी हैड ऑल बीन परचेज्ड ऑन यकम जनवरी X0 एट अ कॉस्ट ऑफ 250। अगर आप चेक करना चाहो ना तो ये चेक हो सकता है, क्योंकि 2 साल गुजरे हैं। कितने गुजरे हैं और कितनी कॉस्ट है? 2 लाख। ऐसी तरह चेक कराने के लिए कैलकुलेशन वैसे ही 2,50,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, ये 1 साल की डेप्शन आएगी, इंटू 2 करोगे तो ये कितना आता है? 49,000। तो 2,50,000 माइनस करो, ये दूसरे साल का एंड है ना। मशीन तो हमने यहाँ कहीं खरीदी थी 2001 के एंड, 2001 के स्टार्ट में, 2000 के स्टार्ट में, ठीक है ना। लेकिन हमें इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैंने वैसे ही छेड़ा आपको, ठीक है। हम तो अपना सवाल करेंगे। चेंज इन एस्टीमेट है, जो गुजर गया सो गुजर गया, जो गुजर गया सो गुजर गया। हम कहाँ खड़े हैं? X3 में। X3 के अंदर मसला यह है कि उसने ड्राफ्ट बना लिया है, ठीक है। उन्हें क्या बोला है? उसने कुछ नहीं बोला, बहरहाल उसने ड्राफ्ट बना लिया, मैंने आपको बताया हुआ था। अगर उसने ड्राफ्ट बना लिया है, प्रॉफिट निकल आया, तो ये कैसे मुमकिन है कि डेप्शन ना निकली हुई हो? तो इसका मतलब उसने डेप्रिसिएशन पुराने हिसाब से निकाली हुई है, ठीक है। अब एस्टीमेट चेंज हुआ है तो हमें नए हिसाब वाली डेप्शन लेनी है, इस साल में उसका इम्पैक्ट देखना है और फ्यूचर ईयर्स के अंदर भी उसका इम्पैक्ट हम बताएंगे, ठीक है। नोट भी बनाना था, ज़्यादती थोड़ी सी थी, लेकिन देखो ये 23 नंबर से 3 तो वैसे निकल गए ना, बाकी 20 नंबर हैं, उसमें 10 वाला पास है, 15 से कम तो किसी के भी नहीं आए उन्हें, चाहे रेजुअल वैल्यू हो। मतलब कहने का ये होता है कि सवाल के साथ लड़ाई करनी है आपने। सवाल आपको पासिंग मार्क्स दे के आगे जाएगा, जैसा मर्जी आ जाए इंशाल्लाह, लेकिन लड़ाई करें तब ना। सवाल देखा, ओ एंट्रीज आ रही हैं, टेस्ट साइड पे रख दिया, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, उसके बाद चलें, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। अच्छा, इसको कर ही लेते हैं। वर्किंग नंबर, हम वर्किंग्स वाला सफ़ा ना खोल लें। किधर है आजकल वर्किंग वाला सफ़ा? ये रहा। सुभान अल्लाह, चेक कर रहे हो? इधर कर लें, जब यहाँ ठीक रहता है ज़रा मेरे ख्याल से। टेस्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर एक ही है, 1, ऑरेंजेस माल्टाज लिमिटेड। कैश फ्लो कैसा जा रहा है? उई, मैंने कहा था शाम वाली क्लास में कैश फ्लो का नाम भी नहीं लेना। चल, अच्छा, जो जरूरत नहीं है वैसे लेने की, ऐसी तसल्ली के लिए आखिरी 10 मिनट ले लेना, 15 मिनट ऐसे ही। जो बच्चा कल वाला लेक्चर जो अपलोड होने से रह गया था, वो मैंने अपलोड कर दिया सारा, लेकिन जो सुनेगा टाइम ज़ाया करेगा, यकीन मानो। जिसने सुबह वाली क्लास, जिसने ये अपलोड इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा होता, कहेंगे यार ज़रा तसल्ली से एक बार फिर सुन लेते, ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगा। ओ भाई, क्लास में क्या फिर तुम मैंगो लेने आए थे? अगर तुम लोगों ने नहीं करना, नहीं, मजाक नहीं कर रहा, टाइम ज़ाया मत करना। अगर बहुत तकलीफ है, वैसे तो सुबह की क्लास वालों को भी इत्तलान अर्ज़ है कि मैंने आज का सवाल भी सुकून से कंप्लीट करवा दिया, तो कल वाला भी ऐसे ही कंप्लीट होना था। अगर बहुत तकलीफ है तो आखिरी 15-20 मिनट जहाँ पर वो आखिरी बैलेंसिंग होनी थी, 2 एडजस्टमेंट डिस्कस हुई हैं, वही 15 मिनट सुन लें। उसके अलावा बिल्कुल टाइम ज़ाया ना कीजिएगा। उतनी देर में आज वाला सवाल दोबारा कर लीजिएगा खुद बैठ के, होमवर्क वाले सवाल दोबारा कीजिएगा, जिससे कुछ फ़ायदा होगा। सुने हुए लेक्चर को दोबारा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या करना है, जहाँ से क्लास से छोड़ा, और ज़रूरत उसकी भी नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा, आज वाली क्लास में उसकी कमी पूरी कर दी हुई है, ओके। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 हमारी जर्नल एंट्रीज होंगी 2000। हमारे 3 साल ही रेलेवेंट लग रहे हैं फ़िलहाल तो। मैं 3 साल इसलिए बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अगले सवाल में, अगले एसेट में वो कह रहा है कि हमने X1 में एक गलती की है। अच्छा जी, क्या गलती की है? क्या हो गया आपसे? गलती क्या हो गई है? X1 के अंदर हमने एक एसिड को गलती से, अब 1 जुलाई X1 है ना, ये यहाँ पर 31 दिसंबर X1 से हमारा सवाल बदल चुका है, 30 सितंबर वाला साल नहीं चल रहा, होश में आ जाओ। X1 में
हमने एक गलती की है, ये पहला साल है हमारे सवाल का, तो वहाँ से गलती सही करके लानी है हमने, गलती है एक, इसलिए मैं 3 साल यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ नहीं बना रहा, सॉरी, यहाँ बना रहा हूँ, तो इस पे आप लोगों को एतराज़ नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन अभी तो मैं चेंज इन एस्टीमेट वाली एडजस्टमेंट पे आन पड़ा ना, पहले ही एडजस्टमेंट कौन सी आ गई मेरी, चेंज इन एस्टीमेट वाली 20x3 वाली, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अच्छा जी, 2003 में एस्टीमेट चेंज हुआ है, आपको तरीकाकार बता दिया था। तरीकाकार क्या बताया था कि आपने नए एस्टीमेट वाली डेप्रीसिएशन निकालनी है, ठीक है, डेप्रीसिएशन एज पर न्यू एस्टीमेट। अब न्यू एस्टीमेट वाली डेप्शन निकालनी है, तो वो फॉर्मूला जो बचपन में सीखा था वो आज काम आएगा। क्या? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ इनटू, अगर नहीं माइनस करना है रेजिडुअल वैल्यू में से, अगर रिवाइज हो गई है तो रिवाइज हुई है हमारी, ठीक है ना। अब बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ, मैं अभी अंग्रेजियाँ लिख रहा हूँ, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, ये सारा कुछ अभी लिख लेंगे, आपने नहीं लिखना पर्चे में ऐसे, ठीक है, आपको तो याद होगा बस ये रिमेनिंग लाइफ, ठीक है जी। और अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हुई है तो वो रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते होते थे। कुछ याद आया? अच्छा, अब ये डेप्रीसिएशन हमारी निकालेगी, ये वाली इक्वेशन हमारी, ये फॉर्मूला हमारी डेप्शन निकालेगा इस साल की असल वाली, ठीक है। लेकिन डेप्रीसिएशन एज पर ओल्ड एस्टीमेट ये तो पहले से ही निकलती आ रही है, और स्ट्रेट लाइन मेथड उसने लिखा हुआ है सवाल के अंदर, ये देखो, द मशीनरी हैड ऑल बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 250, डेप्शन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब ये जो 250 की 1000 में कर लें सवाल, 1000 में कर लें सवाल, ओके, 250 रुपये की जो मशीनरी खरीदी थी, इसके अंदर से 5 माइनस किया था रेजिडुअल वैल्यू, और ओरिजिनल लाइफ 10 हमने एस्टीमेट की थी। ये देखो ना वो क्या कह रहा है, हमने चेंज करके एस्टीमेट 5 से 10 किया, चेंज करके एस्टीमेट 10 से 15 किया, तो इसका मतलब जो पुरानी डेप्शन होगी जो हर साल होती आ रही थी, वो 10 साल की कॉस्ट और 5000 की रेजिडुअल वैल्यू पर ही निकल रही होनी है ना, बोलो। तो ये एक साल की डेप्रिसिएशन बनती कितनी है, बोलो जी, 24। अच्छा, एक और भी काम हो सकता है, वो ऐसे कंफ्यूज ना हो, जैसे हमने तरतीब बनाई हुई है, कोई बात नहीं, स्टेट याद है, स्टेट ना, वो चेंज इन एस्टीमेट जब आता था तो मैं कहता था यार वर्किंग यही वाली कर लिया करो, वो तफसील से कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू वाली, उससे आसानी हो जाती है, तो वो कर लेते हैं। यकम जनवरी x0 पे हमने ये एसेट ख़रीदा था 250 का, ये इजी हो जाता है ज़रा। अच्छा, अब 31 दिसंबर x0 भी ना निकालो, x1 भी ना निकालो, x2 पे आ जाओ। 31 दिसंबर x क्या मतलब, ये है 20x1, ये है 20x2, हमने एसेट यहां कहीं खरीदा हुआ है x0 में, मशीनरी वॉज ऑल परचेज ऑन यकम जनवरी x0, तो 2001 से भी पहले खरीदा हुआ है, तो 31 दिसंबर 2000 पे भी मत लाओ, 31 दिसंबर 2001 पे भी मत लाओ, यहां ला के खड़ा करो, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर है और इस दिन तक बुक वैल्यू निकाल लेंगे। हम चेंज इन एस्टीमेट को वैसे ही साल के पहले दिन अज्यूम करते हैं, भाई ये देख लेना, ये पर्चा ही होगा ना, देख लेना क्या हो गया। 31 दिसंबर x0 पर एसेट आया होगा, फिर 31 दिसंबर x1 पे आया होगा, फिर 31 दिसंबर x2 पे आया होगा, अब 3 में एस्टीमेट चेंज हुआ है, जब मर्जी हुआ है हमने 3 वाले चेंज को 3 के पहले दिन ले आना है, इसका मतलब इस दिन बुक वैल्यू चाहिए। ये दिन कौन सा है, यकम जनवरी x3 कहो या 31 दिसंबर x2 कहो, बात तो एक ही है। इसका मतलब मैं यहां पर सिफर नहीं, 2000 भी नहीं, 2001 भी नहीं, 2002 पे डायरेक्ट लेकर आ जाऊं x2 पर, तो डेप्रीसिएशन नहीं बल्कि अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकलेगी, जंप लगाया हमने, ठीक है। अब 250 कॉस्ट थी पुरानी ही, कॉस्ट तो एक ही रहती है खैर, माइनस पुराने वाली रेजिडुअल वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय लाइफ 10, लेकिन इससे तो निकलेगी 1 साल की डेप्शन। अब हम कह रहे हैं ये 2000 में खरीदा गया एसेट था, तो 2000 भी गुजरा, 2000 के पहले दिन खरीदा हुआ है, परचेज किया ऑन यकम जनवरी x0, तो पहला साल एंड हुआ होगा 31 दिसंबर x0,
दूसरा 31 दिसंबर x1, तीसरा 31 दिसंबर x2, यहाँ पे हमने लाना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें जी, बोलें 73 और कॉस्ट इसकी है 250 जी, बताएं 176 ये हम कह रहे हैं कि बुक वैल्यू है एट 31 दिसंबर x2। वैसे बाय द वे सवाल में भी चेक कर लो, यही है 176.5। 31 दिसंबर x2 की बुक वैल्यू क्या नज़र आ रही है 176.5, यही हमने भी निकाली है इत्तफाक से, ठीक है। तो लेकिन हम 31 दिसंबर x2 कहें इसको या यकम जनवरी x3 कहें, बात तो एक ही है ना। और उसने यहाँ क्या कहा, ड्यूरिंग x3, हमने कहा हुआ है बचपन से ये बात हमें पता है कि ड्यूरिंग श्यूरिंग हम नहीं देखते। जब एस्टीमेट चेंज के लिए वो साल लिख देगा तो हमने इसको साल का पहला दिन अज्यूम करना है, यानी यकम जनवरी x3 अज्यूम करना है। और यकम जनवरी x3 की बुक वैल्यू अभी अभी तो निकाली हमने, ठीक है। तो ये आ गई बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। अब पुराने एस्टीमेट के हिसाब से इस साल भी इस पे डेप्शन निकल चुकी होगी, वो है 250 - 5/10, कितना निकला था 24/5 निकलता है, ऐसे ही है ना। वो ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन हमने तो नए वाले एस्टीमेट से डेप्शन निकालनी है ना। नए वाले एस्टीमेट से डेप्रिसिएशन क्या निकलेगी, ये डेट नहीं लिखते, पहले मैं डेप्शन निकाल लेता हूं जी। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट क्या है 176.5। रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू क्या है 10, और रिमेनिंग लाइफ, अब हाँ जी, उसने क्या कहा, उसने कहा कंपनी चेंज लाइफ, कंपनी चेंज रेजिडुअल वैल्यू फ्रॉम 5 to 10 एंड चेंज द टोटल एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ फ्रॉम 10 to 15, यानी टोटल लाइफ गिवन है 15 पे चली गई है। रिमेनिंग तो हमें खुद निकालनी पड़ेगी। किस दिन खड़े होकर निकालनी थी, एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, जो यकम जनवरी x3 बनती है। वहां तक कितने साल गुजर चुके थे 3, तो 15 में से 3 गए तो बाकी 12 डिवाइड बाय 12 होना था। आंसर बताओ 13। अब एक डेसिमल में ही चलो ना, ठीक हो गया जी। बुक वैल्यू की ज़रूरत है नहीं मुझे, पढ़ी तो देख लेंगे। बहरहाल ये x3 की डेप्रिसिएशन आ गई, टाइम बचा लेना, बुक वैल्यू निकालने का भी तो टाइम लगेगा, लिखने का भी टाइम लगेगा। ज़रूरत पड़ी तो लिख लेंगे, फिलहाल तो मुझे ये डेप्रिसिएशन चाहिए थी। अब जी ये डेप्रिसिएशन वो है जो हमने नए एस्टीमेट के हिसाब से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर न्यू एस्टीमेट, डेप्रिसिएशन एज पर रिवाइज्ड एस्टीमेट कह लेते हैं, रिवीजन आ गई ना, चेंज इन एस्टीमेट। और इसके लिए ये वर्किंग 2.1 अगली बना लेता हूँ मैं, ठीक है जी। कितनी डेप्शन निकाली हमने रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से, डेप्रिसिएशन कितनी निकाली है जी रिवाइज एस्टीमेट में 13 पॉइंट, जगह बचाओ अपने लिए कॉम के लिए 13.9। डेप्रिसिएशन एज पर ओल्ड एस्टीमेट, अब ये यहीं पे कैलकुलेशन शो कर दो, 250 - 5 जो हर साल होता आया डिवाइडेड बाय 10। ये पुरानी डेप्शन कैलकुलेट होकर चार्ज हो गई है, ये कैसे पता लग रहा है, कहीं नहीं बताया, कहीं बताया वो तो मुझे उससे कोई लेना नहीं, शायद बताया हुआ हो मुझे नहीं पता, शायद मैं ध्यान से पढ़ लूँ। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ड्राफ्ट बना हुआ है तो मतलब प्रॉफिट निकला हुआ है, तो मतलब डेप्शन की एंट्री कैसे नहीं हुई होगी, और अगर हुई होगी तो वो चेंज नहीं किया हुआ पुराने एस्टीमेट के हिसाब से ही है, क्योंकि उसने जुमला ये तो सिर्फ लिखा था, ये तो सिर्फ लिखा था कि ये ड्राफ्ट दिया है विद एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट हैज़ नॉट येट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्रिपरेशन देयरऑफ। तो नया एस्टीमेट तो इसमें नहीं कंसिडर किया गया, ये तो उसने लिख दिया, लेकिन पुराने एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, ये आपको मैंने पहले दिन से बताया हुआ है। क्यों मैं ये अज्यूम करता हूं प्रॉफिट कैसे निकल आया अगर डेप्शन की एंट्री नहीं हुई तो, ठीक है ना। तो नया एस्टीमेट नहीं है इधर शामिल, ये तो सवाल बता देता है, बताया भी हुआ उसने, लेकिन पुराने वाली डेप्शन शामिल है, वो मैंने आपको बताया हुआ था कि ड्राफ्ट बन गया है तो फिर डेप्शन की एंट्री पुराने एस्टीमेट से हुई पड़ी है। इस टॉपिक में हम करंट ईयर में भी इसको अज्यूम करते हैं कि ये हो चुका हुआ है, गलती है तो गलती हो चुकी हुई है, अगर एस्टीमेट चेंज हुआ है तो पुराने वाली डेप्शन चार्ज हो चुकी हुई है, उसकी निशानी होती है ड्राफ्ट का बना होना, ठीक है। चलें तो कितना आता है जी
24.5। अब डेप्शन ज़्यादा चार्ज हो गई है या कम है? ज़्यादा चार्ज हो गई है, एक्सेस डेप्रीसिएशन है, अभी भी जगह नहीं बनी, ऊपर जगह तो बचा रहे थे जी। डेप्शन एक्सेस है, रिवर्स करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है? एक्सेस डेप्रीसिएशन है टू बी रिवर्स्ड, और वो कितनी है? 10.6। अब डेप्शन बढ़ाने की एंट्री तो हमें याद है, वो होती थी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अब पीपीई ना कहो क्योंकि उन्होंने अलग नाम लिख दिए दोनों एसेट से, तो हम भी अलग ही कर देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, पीपीई डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, ये तो है डेप्शन बढ़ाने की एंट्री। लेकिन हमने क्या करना है, ऑलरेडी ज़्यादा चार्ज हो गई है, रिवर्स करना है, तो एंट्री उल्टा दो, मशीनरी डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से जी? 10.6। चल नेक्स्ट, अगले साल को जब आएगा तब देखेंगे, फिलहाल तो कुछ नहीं कहना। और इधर देखो, आज मैंने हालांकि पहले इसको कर लिया चेंज इन एस्टीमेट वाले पॉइंट को, लेकिन कोई नहीं। इधर देखो, इसका कोई असर 2002 पे हमने नहीं डाला, कोई असर 2001 पे हमने नहीं डाला। उसकी वजह क्या है? ये एस्टीमेट चेंज है, इसमें हमने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है इस चेंज को, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई करते हैं। और ये वर्किंग हो गई हमारी मशीनरी से रिलेटेड, ठीक है। अगला पॉइंट इक्विपमेंट का है। वैसे दिल तो कर रहा है कि मशीनरी का सारा कुछ ही करके आगे चले जाएं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। हाँ, एक काम मेरा दिल कर रहा है कि कर ही दूं, और वो है पॉलिसी, ये एस्टीमेट चेंज का नोट अभी बना लेते हैं, क्या ख्याल है? एस्टीमेट चेंज का नोट भी तो एक रिक्वायरमेंट थी ना, तो ये एस्टीमेट चेंज आ गया है ना, इसको भुगता देते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको, बल्कि इसको सबसे एंड पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू की डिस्कशन नहीं हुई। सिंपल सी 2 एग्जांपल्स बनाऊंगा, पहले आपको रेजिडुअल वैल्यू से नोट बनाना सिखा के प्रूफ करके फिर इधर लाऊंगा, क्या ख्याल है? ठीक है, चलो डन हो गया। चलो जी, वापस आओ सवाल पे। ये सवाल पूरा कर रहे हैं हम। पॉलिसी चेंज, एस्टीमेट चेंज का नोट हमने सबसे एंड पे रख लिया अब। अच्छा जी, इक्विप मशीनरी हो गया। इक्विपमेंट ड्यूरिंग X3, इस साल में हमें पता लगा that the cost of an item of inventory sold on Yakam January had been incorrectly debited to equipment. देखो, एंट्री परपेचुअल सिस्टम की 2 एंट्रीज हैं, सेल के वक्त 2 एंट्रीज होती हैं, ऐसा ही है। तो ऑल कंसिडर मटीरियल, अच्छा 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, हमें नहीं पता इस एंट्री के बारे में कितनी अमाउंट से हुई, क्योंकि इसके बारे में कोई गलती भी नहीं है, ये तो सही हुई होगी। दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी। तो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ये कॉस्ट से तो एंट्री यही होती है ना, ठीक है। दूसरी एंट्री तो सेल से होती है, उसके बारे में बताया नहीं, और वो सही होगा। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड ऑन यकम जनवरी X1, कॉस्ट कितनी है? 3 लाख, was incorrectly debited to, यानी कि गलती से क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करने की बजाय हमने इक्विपमेंट डेबिट कर दिया। इन्वेंट्री के बारे में चुप है तो वो तो सही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में करनी थी, ओरिजिनल और रॉन्ग, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री हमने अपने सवाल के फेस टू वर्किंग में जाके करना है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होना था, गलती से पीपी इक्विपमेंट डेबिट हो गया। इन्वेंट्री तो सही क्रेडिट हुआ है, तो अब सही करने के लिए क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होना था, नहीं हुआ, करोगे। इक्विपमेंट गलत डेबिट हुआ है, सही करने के लिए क्रेडिट करोगे। तो एंट्री बनी, रेक्टिफाइंग एंट्री बनी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। अब हर बार, चलो हर बार क्या, एक ही बार लिखना था, लेकिन अब खैर है। इक्विपमेंट क्रेडिट जी कितना? 300, ठीक है। डायरेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री पास की हमने। अब हर साल ये गलती सही होनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अगली बात,
एसिड गड़बड़ हो गया है जी, तो डेप्शन भी गड़बड़ होगी। अब एसिड कम हो रहा है तो डेप्शन भी कम होगी। डेप्शन कम करने की एंट्री क्या है? ओहो वो तो मुझे आती नहीं, मुझे डेप्शन बढ़ाने की एंट्री आती है। डेप्रिसिएशन डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, तो कम करने की उलट इक्विपमेंट डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अब इसके लिए भी छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, वैसे डायरेक्ट भी हो सकता है काम, यहीं पे ही कर लेते हैं जी। पढ़ते हैं क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वॉज अदरवाइज, अब ये ऐसे ही पॉइंट दिया हुआ था कि ये जो कॉस्ट होनी थी ना वो वैसे 12 लाख होनी थी। भाई हमें इससे क्या, हमें इससे क्या मसला, हमें किससे है? 300 से। वैसे इसको भी अगर आप चेक करना चाहो तो कर लेना कि होना चाहिए था 12 लाख, और वो 1 जनवरी X1 को ख़रीदा गया था सामान सारा, तो ये 12 लाख वाला एसेट 1,20,000 डेप्रिशिएट होगा पूरा साल, क्योंकि 10% उन्होंने कहा हुआ है अगली लाइन में। तो ये पूरा साल 1,20,000 डेप्रिशिएट होगा, तो इसकी बुक वैल्यू नज़र आ रही होगी 10,80,000। ये 10,80,000 प्लस 3 लाख को 6 महीने डेप्रिशिएट करोगे 15,000 बनता है, 2,85,000। इनको ऐड करोगे तो ये फिगर निकलेगी, ये वाली 1365। चेक करना हो तो कर लेना, लेकिन हमें इससे क्या, हमें इसका कोई लेना देना नहीं था। ये पॉइंट सिर्फ इग्नोर करने के लिए था, ये पॉइंट सिर्फ आपको परेशान करने के लिए था। ठीक है, पॉइंट 2 में क्या करना है, जो कहता है जी ये 300 रुपये गलती से इक्विपमेंट में चले गए। अगर ये ना जाते तो इक्विपमेंट 12 लाख का होता है। यार हमें क्या, 12 लाख का तो सही था ना, मसला 3 से, उसको अलग कर तो लिया। ठीक है, अब कंपनी डेप्रिशिएट इक्विपमेंट एट 10% पर एनम टू नील रेजिडुअल वैल्यू अपोर्शन फॉर पार्ट ऑफ ईयर वेयर अप्रोप्रिएट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। वो कहता है अगर पुराने साल आए तो उसको फ्रैक्शन लगा देना। तो हमने कहा जी कि इस मसले का हल है 300 की डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से इस साल 6/12 कितनी बनती है? 15 रुपये। मैंने बताया अभी आपको, ये रिवर्स हो गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, अगले साल कोई फ्रैक्शन नहीं लगा होगा, तो अगले साल इक्विपमेंट डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट 300 इंटू रेजिडुअल वैल्यू होती सवाल में तो यहाँ पर माइनस करते हैं ना, पर इक्विपमेंट के केस में उसने कहा रेजिडुअल वैल्यू नील है। ठीक है जी, अब ये पूरा 30 आ गया और अगले साल भी पूरा 30। लो भाई सवाल ख़त्म। मुफ्त के 20 नंबर थे। टी का आज कोई बंदोबस्त नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अगली क्लास में कोई कंपनसेशन भी साथ कर लेंगे, और क्या हो सकता है। अच्छा जी, कोई बात नहीं बेटा, घर चले जाओ, सो जाओ जाके, यहाँ भी सोने की इजाज़त है तुम्हें। ठीक है, अच्छा जी सुने, इसके अलावा नहीं कंपनसेशन इंशाल्लाह फिर कर लेंगे ना, अच्छा मौसम हुआ किस दिन क्लास रख लेंगे, समोसा समोसा खा लेंगे, कुछ इस तरह काम कर लेंगे। अब माजरत आज कुछ ऐसी मसरूफियात थी, बस फिर आगे नहीं हो सका बंदोबस्त ऊपर, वो बाद में अब देर हो चुकी है। बोले जी और कोई एडजस्टमेंट इस सवाल में है? ये पढ़ लो, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 1 मिलियन। अच्छा जी, ऊपर भी बताई हुई हैं आपने, बार बार बता रहे हैं ऐसे परेशान करने के लिए। देयर वॉज नो डिविडेंड डिक्लेरेशन और ट्रांसफर टू या फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। यार हमें इसका क्या करना है X2 और 3 में, हमने यहाँ से लेना ही कुछ नहीं। वैसे उसने तसल्ली के लिए बता दिया है कि कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है, बस वो ओपनिंग पकड़ के आप गलतियाँ सही करके आगे चले गए तो मतलब सही ही पहुँचोगे आपने जहाँ पहुँचना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देयर वॉज नो अदर मूवमेंट इन PPE अदर देन दैट विच इज एविडेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड other than incorrect debit all movements in carrying amount of PPE from date of purchase related to depreciation। अच्छा जी, ऐसी फजूल में बातें। all amounts are considered to be material, मतलब 3 लाख आपके लिए मटीरियल नहीं होगा, इन्होंने कहा हमारे लिए मटीरियल है, यानी कि कोई गलती है पिछले साल की तो उसे सही करना है। मटीरियल एरर्स कोई हम सही करते हैं, लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है पर्चे में कि आपको कोई एरर किसी अमाउंट का भी आए, आपने उसको मटीरियल ही लेना है, बस आपने उसकी करेक्शन करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या, सवाल तो ख़त्म हो गया। अब 1 बाय 1 इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। रिक्वायरमेंट्स कहाँ पूरी करें, यहाँ तो वर्किंग ही आ गई है। चलो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ, उसने क्या मांगा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। हाँ वो अलग बात है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में उसने हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ
प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हम भी सिर्फ क्या लिख देंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर। जी, नाम शाम ऊपर लिख लेना, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स हैं सिर्फ। अच्छा, अब टॉपिक कौन सा चल रहा है ये, IAS 8। इसके लिए आपको क्या गाइडेंस दी थी, इनकम स्टेटमेंट कितने साल की, 2। अच्छा है ना, ये और पीछे गए, IAS 8 पे पहुंचे हैं अभी टेस्ट की वजह से, ठीक है। IAS 8 है, चलो फिर EPS है, फिर अब कल में जब नेक्स्ट वीक में जब अभी मिलना है तो रेशोस, तो फिर ये सारे टॉपिक्स ना रनिंग में रहते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या कहा था आपको, इनकम स्टेटमेंट कितने साल की बनेगी, 2 की, बैलेंस शीट 3 की, चेंज इन इक्विटी 2 की। अब हम खड़े कौन से साल में हैं, 2003 में, तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो 31 दिसंबर x3, 31 दिसंबर x2, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है जी, अब सिर्फ प्रॉफिट ही है आपके पास, बस एक्सट्रैक्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर जी। 2000 x2 का भी है और x3 का भी है, सवाल में गिवन है। x2 का बताएं जी कितना है, सवाल में गिवन, सवाल में गिवन है 2,50,000 और x3 का 3 लाख। ये गलत प्रॉफिट्स लिखो, 250। याद आ रहा है, टेस्ट में अभी तक तो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं की जो हमने ना की हो। जो रेजुल वैल्यू नई आई है वो भी नोट में असर डालना है ना उसने, मैंने वो भी साइड पे कर दिया, मैं कहा ठीक है करते हैं, ठीक है ना। यानी कि अभी तक तो सारा कुछ बिल्कुल सुकून से चल रहा है। सवाल देख के, रिक्वायरमेंट देख के, नंबर देख के परेशान होने वाली कौम है आप लोग। सवाल को सुकून से तसल्ली से 2 बार पढ़ते, तीसरी बार इसने वैसे ही हो जाना था। वैसे कितने बच्चों ने यहाँ तक जितना किया वैसे ही सही कर लिया था। अब हाथ देख लें, 4-5 आदमी नहीं है, याद नहीं है, याद करवाता हूँ मैं तुम्हें। ओके, ब्लू मार्कर बाहर आ चुका है, ठीक है जी। अब x1 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन होती नहीं है, x2 की गलतियाँ x2 में, x3 की गलतियाँ x3 में। तो x2 में क्या हुआ है, इक्विपमेंट डेबिट, ये बैलेंस शीट आइटम है, और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस क्या हुआ है, कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा +30। अगले साल आए, अगले साल मशीनरी बैलेंस शीट आइटम, एक्सपेंस क्रेडिट कम हुआ, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा 10.6। फिर इक्विपमेंट एसेट है बैलेंस शीट आइटम, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हुआ, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा +30। 12 ही लग गई, प्रॉफिट बड़ी जा रहा है जी। x3 का 340.6 और x2 का 280, लेकिन रीस्टेटेड है ये, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कौन सी रिक्वायरमेंट नंबर होगी हमारी, ए रिक्वायरमेंट का 1 हो गया, ए रिक्वायरमेंट 1। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का रिटेन, अरे तरतीब भी वही रखी हुई है सवाल में आप लोगों के लिए। ए का 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन इसका भी क्या है, एक्सट्रैक्ट, क्योंकि सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब 2 साल का इसको बनाना है, लेकिन x3 में खड़े हैं तो x3 और x2 2 साल का बनना है। 1 में भी गलती है, तो ओपनिंग 2 बार आएगा, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट आएगी, ठीक है। तो ओपनिंग, सच्ची याद आया, आप लोगों ने रेशियोज वाले सफ़े याद किए हैं, वो कैश फ्लो में मैं तो भूल ही गया था। ओपनिंग है भी कोई नहीं है, ऐसे ना कहना दोबारा, कैश फ्लो नाराज हो गया ना तो इस तरह जिस तरह आज दफ़ा आया नहीं, फिर बच्चे इतने परेशान हो गए तो कैश फ्लो नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी कैश फ्लो आया ही नहीं, मतलब ना आने में परेशान थे कि वो आता तो यार चलो कुछ नंबर उसमें से आसानी से चीट लेते, तो आप कह रहे हो हैवी है। थोड़ा सा 2 दिन में तो लगना ही है, 9 दिन लगाने हैं जिस चीज़ पे, दूसरे दिन पे आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है तो फिर कितना को हैवी होगा वो। अच्छा, उसके बाद कोई डिविडेंड वगैरह कुछ है नहीं, उन्होंने कहा ना कोई डिविडेंड है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कोई सज्जे है, ना कोई खब्बे है। अच्छा जी, अब चेंज इन इक्विटी बनानी है हमने x3 और x2 की, तो आखिरी वाली डेट, अब मैंने ऊपर डेट नहीं लिखी, जगह ज़रा कम है, 31 दिसंबर x3 इधर लिखेंगे
यहाँ पर x2 और यहाँ पर x2 कर लो, या यकम या 31 दिसंबर x1 भी कर सकते हो, ठीक है। और ये 2 बार लिख लो। यार बाहर ही चले जाओ, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों बातचीत कर लेना। कितने खुश हैं सारे तुम लोगों को बाहर भेज, यकीन मानो। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर मिल गया ना तो चेन इक्विटी तो बनी बनाई है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है देख के बताओ, यकम जनवरी x2 की रिटेन्ड अर्निंग्स, यकम जनवरी x2 की रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यकम जनवरी x2 की ही रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है हमें। 31 दिसंबर x1 का मतलब 1 जनवरी x2 ही होता है, ठीक है। तो ये 1000 रुपया स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद जनाब 2003 की गलतियां 2003 में सही करनी थी, वो कर दी। 2003 का सही प्रॉफिट उठाकर इधर लिख लो। कितना है जी, 200 नहीं 340.6। फिर 2002 की गलतियां 2002 के प्रॉफिट्स में सही की, तो 2002 का प्रॉफिट सही होकर क्या हो गया, 200 तुसी, ठीक है जी। और इसके साथ आपने ये भी लाजमी लिख लेना है कि ये रीस्टेटेड फिगर है, ठीक है जी। उसके बाद 2002 से पहले जितने भी साल हैं उनकी गलतियों को कहाँ सही करना है हमने, ओपनिंग में, ठीक है। यहाँ पर तो अब आए इधर, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम होता है। तो 300 रुपये से प्रॉफिट को चोट लगी है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया, -300। यहाँ प्रॉफिट्स ही है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और दूसरा है इक्विपमेंट, बैलेंस शीट आइटम है। फिर इक्विपमेंट बैलेंस शीट आइटम है। फिर 15 रुपीज़ से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्लस 15। तो नेट में क्या इम्पैक्ट पड़ा, 280, ठीक है। माइनस करें, लो जी 715, ठीक है जी। लेकिन ये हाँ बिल्कुल भाई सही फरमा रहे हैं, ये रीस्टेटेड है, ठीक है जी। और ये भी रीस्टेटेड होगा फिर कितना, 995। लेकिन अगली कोई चीज़ रीस्टेटेड नहीं है। आंसर बताओ, शाह वाले को भी सही बता दिया करो यार। ठीक है जी। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है, जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन इसके एक्सट्रैक्ट्स होंगे। दुल्ला कोई बात नहीं यार, चाय के साथ बिस्किट भी खिला दूंगा अगली बार। तुम्हें बड़ी नींद आ रही है मुझे पता है, हिम्मत करो, शाबाश। समोसा और आसो यार एक ही गल है। नहीं बेटा वो बात नहीं हो रही है, क्यों वो बात क्यों करते हो आप। अच्छा यार मंगवा लेंगे, आज नहीं हो सकती, मैंने आपसे माजरत कर ली है। आते जो आना थे पूरा भी थे आ ही जाना है। अच्छा जी 31 दिसंबर x3 नहीं, इधर x1, इसके ऊपर रीस्टेटेड की जगह भी कोई नहीं है, फिर नीचे लाना पड़ेगा। 31 दिसंबर x2, 31 दिसंबर x3। या अल्लाह मैंने तो अभी MCQs भी करने थे। नहीं पेंडिंग क्यों होंगे, करके जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक।
अच्छा जी, अब सवाल में क्या गिवन है, पार्ट 2 करना है, शुरू कर दो। अच्छा जी, बस ये टेस्ट भी पूरा डिस्कस नहीं करते, 10-15 मिनट और पढ़ लो, टेस्ट भी है बच्चों का, ठीक है, ये पूरा तो कर लो यार, एक बार मशवरे से चलेंगे, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। मुझे बताओ जी, बैलेंस शीट के अंदर पीपीई गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है। रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ से नहीं उठाते, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी सही हो चुकी हुई हैं, हम इक्विटी वाली रिटेन्ड अर्निंग्स जो शो करनी होती हैं वो यहाँ से उठा लेते हैं, 715, 995, ये बनी बनाई फिगर है, ठीक है। मसला फिलहाल हमें किसका है, नॉन करंट एसेट्स में मशीनरी का और इक्विपमेंट का। तो पहले मशीनरी गिवन है सवाल में, हम भी मशीनरी को उठा लेते हैं। मशीनरी में गलती सिर्फ किस साल में सही होती नज़र आ रही है आपको, X3 में, ठीक है। तो इसका मतलब मशीनरी X1 की और X2 की यही उठाकर लिखेंगे, 201 और 176.5, 201 176.5, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। देखना चाहो तो ये देखो 176.5 ही आया हुआ है X2 पर, हमने भी यही अज्यूम किया हुआ है। पिछले 3 साल तक जो होता रहा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एस्टीमेट चेंज है, तो X3 नहीं चेंज होना है, ठीक है। और उसमें भी मसला ये है कि वो प्रेजेंट कर गए थे, वो 152 पे ले आए थे, अगर उन्होंने इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ना की होती तो हम फिर सही वाली डेप्रिसिएशन ही ले लेते, ठीक है। तो 152 को उठाया, ये X3 के लिए सिर्फ मैंने ये काम किया, 152, 152 क्या, हाँ जी बिल्कुल। अभी तक मैंने इसलिए इसके ऊपर रीस्टेटेड भी नहीं लिखा, लिखूंगा ज़रूर अभी बैलेंस शीट में जो चीज़ रीस्टेट होगी, क्योंकि ये देखो 201 वही है जो उसकी बैलेंस शीट में था, 176.5 वही है जो उसकी बैलेंस शीट में था, कुछ रीस्टेट नहीं हुआ। मसला है कोई, इससे मसला है या आपस में कोई मसला है, मुझसे कोई मसला है आपको, कोई मसला तो है, फिर मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या चल रहा है इधर। नहीं तो हमें भी बताओ ना यार, हमने, हमारा भी दिल करता है ना हंसने का यार। ओ, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो नहीं है, रास्ता दे देते हैं इनको। ओके नेक्स्ट, मशीनरी डेबिट, दूसरा इंपैक्ट ले चुके, मशीनरी डेबिट, एसिड को बढ़ाओ, एसिड को बढ़ाओ जी प्लस 10.6 से, और ये चूंकि पिछले किसी साल में चेंज था ही नहीं, ये पहला ही चेंज है, बताओ कितना हो गया, 162.6, लेकिन इसके ऊपर रीस्टेट वैसे ही नहीं लिखते होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, नेक्स्ट इज इक्विपमेंट, इधर सही तबाही पड़ी हुई है, इसमें मसला हुआ था 2000 में, एक में, वैसे 2000 से ऐसे चला आ रहा है, नहीं ये 2001 में हमने ये गलती की थी, 2001 में गलती हुई, 2002 में भी फिर चली, 2003 में भी चली, तो यहाँ पे फिर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो X1, X2, X3 तीनों ही फिगर्स को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो उस वाली फिगर्स अब हमने चेंज करनी है। तो 1365, 1215 और 1065, ये तीनों मुझे लिखवाने अब, 1365, 1215 और 1065, ठीक है जी। अब आगे एडजस्टमेंट्स करते हैं, हमारे सवाल के अंदर लिखी हुई हैं, 2001 से शुरू करेंगे। 2001 में अब हमें चाहिए क्या चीज़, एसेट साइड, इक्विपमेंट क्रेडिट, इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, ये हैं बस, ठीक है। चले, तो इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ कितने से, 300 से 2001 में, लेकिन साथ ही हमें ख्याल आया ये काम तो पहले करें ना, ठीक है। ओहो, अभी एक और भी इम्पैक्ट था इसका, चलो कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। इक्विपमेंट को क्या करें, डेबिट यानी बढ़ाएं, इक्विपमेंट बढ़ेगा तो प्लस 15 प्लस, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, कोई मसला। तो ये लिखने से ये हुआ कि अब वो बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि वो मैं रुका करता था X1 में, X2 में जाने से पहले कहता था यार मुझे पहले X1 तो लिखवाएं, तो वो हमने पहले ही लिखा। आदत ये बना लें, बैलेंस शीट है, एक की गलती हुई है ना, तो 2-3 अगर आगे पड़े हैं तो एक की गलती सही करके 2-3 में फ़ौरन साथ ही लिख दो। हाँ
नहीं ये 3 तो क्या वो आती है, मैं तो आसानी कर रहा था, आपको मुश्किल हुई। फिर वापस चलते हैं जी। 2001 में इक्विपमेंट 300 से कम हुआ, 15 से बढ़ गया। मैं कहा जल्दी छुट्टी हो जाए, पर नहीं, 300 से कम हुआ, 15 से बढ़ गया। अब मैं जा रहा हूं X2 लेने, ये वाला काम किया है। पहले रीस्टार्ट करेंगे, पहले इसको तो लिख लें। ये हो गया X1 का मसला हल। अब चले X2 पे। X2 में आया तो देखा इक्विपमेंट 30 से बढ़ा है, तो ये सिर्फ यहां पर आएगा +30। अब मैं जाने लगा था, आपने कहा रुक जाए, पहले 1 और 2 लिख लें, फिर 3 पे जाएं, तो हम यहां पे आकर लिख लेंगे। अब यहां पर अपने असरात डालते हैं अब वाले, और वो क्या है, इक्विपमेंट को ये इक्विपमेंट सिर्फ मशीनरी का ऑलरेडी असर हो चुका है। इक्विपमेंट को 30 से बढ़ाओ, इधर ही लिख दो यार, +30, ठीक है। तो अब ये फिगर्स हो गई हैं फाइनल हो गई हैं, बताएं। 2001 1080। अब देखो उसकी फिगर जो बैलेंस शीट में उसने बताई हुई थी वो तो 1365 थी, तो अब इधर मैंने लिखा है रीस्टेटेड। पहले नहीं लिखा मैंने, जब मशीनरी को लिखा क्योंकि उसको रीस्टेट किया ही नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं तो सोच रहा हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे ही मिलते रहें, कोई एक टॉपिक का एक सवाल कर लिया करें। तो बड़ी अच्छी रिवीजन हुई है, ऐसे तो बड़ा मज़ा आया है। कोई बात नहीं है यार, रिवीजन करनी है जो आपने घर करनी है। जो 2 दिन किसके दिन टेस्ट होता है उसके अलावा रख लेते हैं, अभी डिसाइड करते हैं क्लास, ये ज़रा ख़त्म कर लें इसको। मैं फिर आज शॉर्ट भी रखूंगा ताकि अगली बार आप फंस भी जाओ इस जाल में, ठीक है। बस ख़त्म करते हैं, बोलो 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 बोलो। 900 2000 कितना, 900 और 2 दिन मैं रख लूंगा। मैं भी यही कह रहा हूं ना कि वो 2 दिन पूछ लेता हूं। मैंने करना कुछ नहीं, बस रिवीजन, कोई नया टॉपिक नहीं, जो किया हुआ काम है वही थोड़ा सा कर लिया, थोड़ी रिवीजन हो ना। अब खत्म हो रहा है सिलेबस, भी चीजें भूली हुई हैं। 1.5 घंटे। अभी मैंने कितने बजे क्लास शुरू किया है, 3:20-25 पे शुरू की है, अभी 4:30 हुए और मैं अगले 5-10 मिनट में आपको छुट्टी दे दूंगा, सिर्फ इस शर्त पे कि आप हर हफ्ते 2 दफा मुझे इस तरह से मिलते रहें। ओके, चाय भी इंशाल्लाह अगली दफा पिलाऊंगा। अच्छा, उसके बाद रिटेन नहीं बेटा, वो नहीं है, वो लंबा काम है। वो फिर जब किसी दिन कोई लंबे टाइम के लिए मिलेंगे ना, आखिरी दिन में खिला दूंगा फिर आपको वो भी। अगर हमें साथ साथ चलते चलते भी महसूस हुआ एंड पे जाकर कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, तो एक दिन आखिर में 7-8 घंटे के लिए मिल सकते हैं हम। अच्छा भाई, ऐसे ही यार बता रहा हूँ, सब सही है, ओके जा रहा है, कुछ भी नहीं है। पेंडेंसीज हैं, ये पेंडेंसी तो रिमूव करने का टाइम ये ले रहा हूँ, टेस्ट तो वही है जो हो गया। अब टर्म टेस्ट आना है जी। 715, 995, 1335.6, ये यहीं से उठा लो। 715, 995 और 1335.6। टर्म टेस्ट में सवाल नहीं बताए, टॉपिक तो बताए हुए हैं ना, जो बड़े बड़े सवाल हैं हर टॉपिक में से। IS 8 के बड़े बड़े सवाल क्या थे? प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन सारे ही थे। फिर EPS का टॉपिक, अभी बड़े बड़े सवाल आपने देख लिए हैं। रेशोज़ के टॉपिक में बड़े बड़े 4-5 सवाल, रेशोज़ का टॉपिक सही से तैयार कर लेना। जो मैंने करवाए हैं सवाल वो तो लाजमी हो जाएं, उनमें कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। रेशोज़ पे मेरा बहुत फोकस होना है टर्म टेस्ट के अंदर, क्योंकि आपने रेशोज़ का टेस्ट नहीं दिया, आपने गोली कराई मुझे, आपने कहा अभी अभी तो सफ़ा आया, हम याद कर रहे हैं, याद आप कर नहीं रहे, टेस्ट आपने नहीं दिया, EPS का टेस्ट पहले दे गए। अच्छा जी, बस ये हो गया जी, काम ख़त्म। अब देखते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट रह गई है। चलें ऐसा करते हैं, अब ये जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं इनको मैं पेंडिंग करता हूँ, लेकिन मैं EPS के MCQs 2-4 करवा के भेज रहा हूँ, बस 2-4 बस, कुछ तो करना है ना। अच्छा सुनो तो, देखो 4:45 पे मैं क्लास ख़त्म ना करूँ, सारे उठ के चले जाना, 7-8 मिनट रह गए, ओके। मुझे कबूल है ये बदतमीज़ी, ये मैं इंशाल्लाह आपको
अब किसी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसलिए कह रहा हूँ कि कैश फ्लो के सवाल में अगर टाइम मिल गया तो मैं जनरल एंट्री कल करवा दूंगा नॉर्मल क्लास में, ठीक है। कल एक्स्ट्रा क्लास हो सकती है। अच्छा चुप कर जाओ। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, यार देखो अब ये कोई क्लास थी ऐसी गपशप थी तो ना लो, अगर कोई मसला है तो यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा, सुन लेना, ठीक है। चेंज इन एस्टीमेट का नोट और एरर करेक्शन नोट, ये तीनों चीज़ें अभी तक पेंडिंग हैं। आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस रिक्वायरमेंट को छोड़ के इन दोनों को एक दफ़ा जो समझ में आए ना, जो समझ में आए रेजिडुअल वैल्यू को, वो ट्रीट करके देख लेना। वैसे हिंट के तौर पे बताता हूँ कि आपकी IAS 8 के जो चैप्टर है इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बूटी लगवा देता हूँ ना, बूटी भी लगा लोगे उसके बाद फिर मैं तो करवाऊँगा ही। ये सवाल देख रहे हैं आप 8, वी परचेज्ड एन एसेट ऑन यकम जनवरी 18 पेज 485 पे फॉर 125, लाइफ इज 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू इज 5। ऑन यकम जनवरी 19 1 साल बाद एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 2 साल, लाइफ भी बदल गई है विद न्यू रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3, रेजिडुअल वैल्यू भी बदल गई है। और मांगा क्या गया है, नोट और चेंज इन एस्टीमेट। तो यहाँ से नकल करके आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप रेफर कर लो साथ, पेज 485 क्वेश्चन 8, पेज 485 क्वेश्चन 8। कहाँ है टेस्ट नंबर यार, जी मैंने तो करवाना ही है इंशाल्लाह, ठीक है जी। और एरर करेक्शन नोट के लिए आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना एरर करेक्शन नोट है तो 2003 को नहीं प्रेजेंट करना आपने। इनकम स्टेटमेंट सिर्फ 2002 1 साल की बनेगी और बैलेंस शीट 2002 और 2001 2 साल की बनेगी, ठीक है ना। एरर करेक्शन नोट, मेरे ख्याल में वैसे ही बैटरियाँ लो हो रही हैं तो इसके अंदर अब ये पेंडिंग है 2 चीज़ें, इंशाल्लाह करेंगे। हो सकता है कल मिलें, अभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ आपके साथ। ब्रेक कोई नहीं, आज चुप करके बैठें। IAS 33 के कुछ MCQ हो जाएंगे, 6-7 मिनट पड़े हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये MCQ है, इसको ज़रा सही कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एडजस्टेड, ये गलती है, इसको सही कर लें। पेज नंबर 587 EPS के MCQs 1-2 ज़रा देख लें। पिक्चर बनाएं जनाब, काफ़ी है इतनी नज़र क्या है। एक काम और हो सकता है, नहीं लेकिन नहीं हो सकता। फर्क तो कोई नहीं पिया मेरे ख्याल से, चलो। यार वैसे मैंने MCQ सारे कराने का सोचा था, नहीं कराने, वैसे टाइम थोड़ा सा ही लगना है। मेरे साथ एक मीटिंग करने आए थे एक दोस्त, तो रूटीन में यहीं कॉलेज में ही होते हैं दोस्त हमारे, तो वो कहने लगे, मैंने कहा क्लास है, मैं इंशाल्लाह अभी 4:15 तक आया। उन्होंने कहा ये तो मुश्किल लग रहा है मुझे, तो उनकी बात आज सच साबित नहीं होने देनी, मैंने 4:45 बजे चला जाना, आधा घंटा सिर्फ लेट होना है। उन्होंने कहा था असर की नमाज़ पर ही निकलोगे आप, मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस 2-4 MCQ। Which of the following needs to be adjusted in profit after tax for calculation of basic EPS? अगर तसल्ली चाहिए तो MCQ नंबर कौन सा है, 20 है ना। ये गलती थोड़ी सी हो गई थी, इसको देख लें ज़रा। ये ICAP के MCQs हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट, तो वही वाला है, ठीक है ना। ओके इसको जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एडजस्टेड इन पैट, क्या चीज की एडजस्टमेंट चाहिए होती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। रिडीमेबल पैट तक आने से पहले पहले माइनस हो चुका होता है, इसको एडजस्ट नहीं करते ईपीएस निकालते हुए। और ऑर्डिनरी डिविडेंड हो तो उसको भी एडजस्ट मतलब माइनस नहीं करते, क्योंकि बेसिक ईपीएस के लिए जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, और अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में से पैट में से सिर्फ इररिडीमेबल का डिविडेंड माइनस होता है। डिविडेंड ऑफ ऑर्डिनरी माइनस कर दोगे तो फिर तो वो उन्हीं की अर्निंग में से उन्हीं को बांट के फिर बता रहे हो आपको बाकी एट्रीब्यूटेबल है, तो पहला किसको बांटा है, वो भी तो उन्हीं को ही दिया है। इसलिए आपका बेसिक ईपीएस निकालते हुए आपके रिडीमेबल का माइनस नहीं होता डिविडेंड, क्योंकि वो पैट तक आते आते पहले ही माइनस हो चुका होता है। और ऑर्डिनरी डिविडेंड हो चाहे फाइनल हो चाहे इंटरिम हो, ऑर्डिनरी डिविडेंड जो होता है वो कभी भी पैट से माइनस नहीं करते वाइल कैलकुलेटिंग बेसिक ईपीएस, करते सिर्फ किस चीज को माइनस हो, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन जी, सही कर लें, सही कर लें। वो पुराना एमसीक्यू होगा, पुराना एमसीक्यू होगा, आप छोड़ें, आप इसको बी करें और इसको छोड़ें। इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो दी है ये वही एक्सप्लेनेशन सही है। क्या, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड, ठीक है। दूसरा, ऑर्डिनरी डिविडेंड इज नेवर डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, सही हो गया जी। नेक्स्ट, मंशा लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, उसके अलावा बाकी फिर सिर्फ निशान लगे हुए हैं, आपने देख लेने हैं, कोई नहीं, खैर एक शॉर्टकट है इसमें। मंशा लिमिटेड हैड 100,000 इक्विटी शेयर्स इन इशू ऑन यकम जनवरी X7, on Yakam July X7 it issued 20,000 new shares by way of a 1-for-5 bonus issue. On 1st October 7 it issued 28,000 shares for cash at full market price. What is weighted average number of shares for calculation of basic EPS? अब रूटीन वाला लंबा तरीका जल्दी से ज़रा देखना है। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी, मनशे भाई का यकम जनवरी 7 पर ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है शेयर्स का, 100,000, ठीक है। यकम जुलाई पर मनशे भाई ने 20,000 नए शेयर्स इशू किए हैं, 20,000 नए शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस इशू। तो 20,000 वैसे 100 का आप करके भी देख लें, एनालिसिस करते थे, याद है, एनालिसिस बोनस, वैसे ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं ये काम। अभी मैंने एक शॉर्टकट सिखाना है, असल में ये एमसीक्यू इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है, बिफोर न्यू, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए। अच्छा, वो कहता है 1-for-5, हर 5 वाले को एक नया शेयर मिला, 1-for-5 यही मतलब है ना, ठीक है। अब आप ये बोनस इशू कैलकुलेट करना चाहो, वैसे उसने दिया हुआ था, तो ये क्या है जी, 100 जी, कितना आता है, यही उसने बताया हुआ था, तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बताया हुआ था उसने, खैर। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रैक्शन लग गया 6/12 और ये टोटल हुआ 120, लेकिन रुका नहीं मंशा, और यकम अक्टूबर पे उसने 28,000 नए शेयर्स मार्केट प्राइस वाले इशू कर दिए। किस दिन, 1/10/2007 न्यू शेयर्स मार्केट प्राइस वाले, कितने, 28,000, कहाँ है 28,000, 28। तो इसको पहले फ्रैक्शन लगाओ 120 को, ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर 3/12, और ये अब टोटल जो होगा इसको लगा दो 3/12। अब न्यू शेयर्स को तो कुछ नहीं कहना, एट मार्केट प्राइस, इनको तो कुछ नहीं कहना होता, ठीक है। ये आफ्टर न्यू शेयर हैं, ये बिफोर न्यू शेयर हैं, लेकिन हमें इसका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। मसला में किससे होता है, बोनस से। ये शेयर्स आफ्टर बोनस है,
जाहिर है। ये शेयर्स भी आफ्टर बोनस हैं, जाहिर है। ये शेयर्स बिफोर बोनस हैं, इन्हें आफ्टर बोनस करना है तो इनटू जी बिफोर से डिवाइड करो, आफ्टर से मल्टीप्लाई, तो 5 से डिवाइड करो, 6 से मल्टीप्लाई। अब आंसर बताओ, 60, 30 टोटल। अच्छा, अब ये कितनी देर लगी है देख लो इसमें। अब इस सारे की बजाय एक छोटा सा काम करने लगा हूं मैं। उसने हमें कहा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। हमने कहा अच्छा जी, 100 पड़े थे, 20 मुफ्त वाले बांटे, और ये यूं समझ रहे हैं कि साल के पहले दिन से हैं, जबकि 28 सिर्फ 3 महीने रहे हमारे पास। जरा आंसर बताओ इसका। बट सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या हुआ, क्या है, समझ नहीं आई। हुआ क्या है, हुआ क्या है असल में ना, हमने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि बोनस शेयर्स अज्यूम करते हैं हम कि हमेशा से थे, हमेशा से थे। ये जो हमने यहाँ पर 20 शेयर्स के साथ 3/12 किया ना, हमें ये असल में कबूल नहीं था। तभी तो हमने यहाँ पे आके जब रिवर्स किया उस फ्रैक्शन को, तो ये इन शेयर्स को भी हमने बोनस से पहले वाला बना लिया। तो इसका एक शॉर्टकट है सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि याद रखना बोनस शेयर्स जो हैं उन पे कोई फ्रैक्शन नहीं लगा करता। बोनस शेयर्स पे कोई फ्रैक्शन नहीं लगा करता। क्या मतलब, हम यही कहते थे ना बोनस शेयर्स हमेशा से हैं, इस साल भी पहले दिन से हैं, और अगर पिछला साल है तो उसमें भी पहले दिन से ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा साल ही 20 आउटस्टैंडिंग रहा ना। अब यहाँ वाली कैलकुलेशन का तरीकाकार ये होता था कि वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग बन जाते थे। इसी तरह से चेक कर लो, ये 100 पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, ये 28 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, ये 20 को अज्यूम कर रहे हैं पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहना। यही तो काम मैंने यहाँ किया। 100 कोई फ्रैक्शन नहीं, 20 कोई फ्रैक्शन नहीं, 28 पे 3 महीने का, तो आंसर वही निकल आया। बोनस है ना भाई, बोनस शेयर्स को हमेशा से अज्यूम करते हैं कि थे, तो मतलब साल के पहले दिन से थे, तो मतलब पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे, ठीक है। खैर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर हो गया टाइम, चले ठीक है, इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। क्लास को यहाँ रोक दें, बाकी आप लोग रुकें, ज़रा मुज़ाकरात कर लें कि हफ्ते में कौन से 2 दिन हुआ करेगी क्लास एक्स्ट्रा वाली, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।